गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज नया सिस्टम, नया तरीका और नए विचारों के साथ आज की सुबह लगभग 7 बजे हैं जब कोचिंग हम लोगों की प्रारंभ हो रही है। निश्चित टाइमिंग भी वही है, सेम ओ क्लॉक टू 9 o'clock, क्योंकि 40 या 50 मिनट की वीडियो प्रिपेयर करने के लिए हमें लगभग 2 घंटे यूज़ करना पड़ता है, तब जाकर के 40 या 50 मिनट की हमारी वीडियो प्रिपेयर हो जाती है। आज मैं कुछ आपको विशेष बात बताना चाहूँगा पहले 2-3 मिनट, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक पे आपको पता है जैसे लासा मासा हमें बताना है, कैसे लासा मासा करते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कमज़ोर होते हैं, हम लोग मैथ से दूर भागते हैं। हम भी अपनी चाइल्डहुड की बात है, स्टूडेंट हम भी थे, हम भी टीचिंग से बहुत दूर भागते थे, सबसे ज़्यादा मैथ से। मैथ सबसे ज़्यादा डर लगता था मुझे। मीन्स अगर आप कहें कि मैं मैथ में टॉप था या मैथ में बहुत अच्छा था तो यह कहना गलत होगा। टीचिंग में मत जाइए, टीचिंग को देख के आप समझते हो वो बिल्कुल सोच समझना बंद कर दीजिए। एक्चुअल हम भी आप ही जैसे जो स्टूडेंट अपनी क्लास में वीक होते वैसे ही मैं था। मुझे मैथमेटिक्स आती नहीं थी। मैं अपने टीचर के पास पहुंचा, मैंने टीचर से पूछा, उस समय की बात होगी नियर अबाउट 9th क्लास के बारे में बात होगी, 9th क्लास थी स्टार्टिंग, कि सर 9th क्लास में आ गई, अब हमारा मीडियम भी चेंज हो गया, मैं नवोदय से हूँ तो हिंदी से इंग्लिश मीडियम आ गया, तो सर मैं कैसे क्वेश्चन को करूँ। तो उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है तैयार कर पाना। तो हमने कहा सर बड़ा आसान है, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। बोले हाँ। हमने कहा सर मुझे मैथमेटिक्स आती नहीं है बिल्कुल। बोले कोई बड़ी बात नहीं। बोले कॉपी किताब लेके आओ। मैं कॉपी किताब लेके पहुंचा। बुक में से उन्होंने पहला क्वेश्चन कहा मुझसे, क्या पहला क्वेश्चन तुम कर लोगे। तुमने कहा हाँ सर पहला क्वेश्चन तो हम आराम से कर लेंगे। नोटिस करिएगा किसी भी बुक की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बहुत सरल होता है, उसके बाद फिर उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। बोले क्या पहले क्वेश्चन कर लोगे। मैंने कहा बिल्कुल बहुत आसानी से कर लेंगे। बोले तो ठीक है पहला क्वेश्चन करो। मैंने सर से कहा सर मुझे पहला क्वेश्चन आता है। तो बोले क्या आपको दूसरा क्वेश्चन आता है। मैंने कहा दूसरा नहीं आता। तो बोले दूसरा नहीं आता तब पहला वाला था। मैं बड़ा आश्चर्य कि भाई मुझे पहला क्वेश्चन आता है लेकिन सर कह रहे पहला करो क्योंकि आपको दूसरा नहीं आता। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने क्वेश्चन को किया, करके फिर मैंने देखा, मैंने सर मैंने पहला कर लिया, दिखाइए। बोले ठीक। मैं बोले देखूंगा, अब आप दोबारा फिर पहला वाला करो। मैंने पहला वाला फिर करना, लेकिन मेरे मन में क्रोश टाइप का आ रहा था कि सर पहला क्यों कर रहा है, पहला तो मुझे आता है, मुझे आता तो दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पहला क्वेश्चन तो मुझे आता है। लेकिन सर का कहना था मुझे करना था, तो बट नेचुरल है कि मैंने उसको पुनः करना शुरू कर दिया। फाइनली थोड़ी देर बाद मैंने उसको करके दिखा दिया। सर ने मेरी 1-2 बार नज़र डाली कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। बोली अभी पहला वाला तुम्हें सही ढंग से नहीं आया, अभी एक बार और करो, जब तुम्हें सही आ जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। जो मैंने पहला शुरू किया करने के बाद उन्होंने पूछा क्या तुम्हें दूसरा आता था। तो मैंने कहा नहीं सर दूसरा मुझे नहीं आता। बोले हाँ तो ठीक है करते रहो। मैं पहला वाला क्वेश्चन करता रहा। करने के बाद जब मैं कंप्लीट कर चुका, अब उन्होंने कहा ये देखो कि दूसरा क्वेश्चन क्या आपको आता। तो हमने कहा सर मुझे दूसरा वाला तो आता ही नहीं। बोले एक बार देखो तो। मैंने दूसरे वाले को देखा तो मैंने सोचा कि इसमें जो पहले के जो रूल्स और रेगुलेशन लगे हैं, सूत्र वगैरह लगे हैं, फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूले के हिसाब से मुझे करना है और वही उसमें भी प्रयोग करना है। मैंने कहा सर लगता है थोड़ा बहुत हो जाएगा। बोले हो जाएगा तो फिर करो। मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जब दूसरा वाला मैंने क्वेश्चन किया, थोड़ा सर ने मुझे बताया, हिंट दी, हिंट करते करते फाइनली होगा। जो पहला क्वेश्चन मुझे आता था, दूसरा नहीं आता था, लेकिन पहले की मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की, उसका इफेक्ट जो हुआ वो इफेक्ट ये पड़ा कि दूसरा वाला क्वेश्चन को मैं जैसे तैसे कर चुका। अब उन्होंने कहा क्या करना है। अब मुझे सर के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि हाँ सर मुझे बता सकते। मैंने सर करना क्या है। बोली ऐसा है कि दूसरे को 1-2 बार करना। पहले मुझे लगा कि सर पहला वाला क्यों करा रहे, मेरे मन में थोड़ा सा एंग्रीपन था, नाराजगी थी। लेकिन चूंकि पहले बार को 2-3 बार कराने से मुझे दूसरा वाला क्वेश्चन आने लगा, जो मुझे प्रतीत हुआ, तो फिर मैंने लगा कि सर का ही बात माननी जो सर कहेंगे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन को 2 बार बन करके देखा। जब 2 बार किया तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अंदर से इच्छा पैदा हो गई, तो मुझे लगा कि अब मैथमेटिक्स का मैं तीसरा क्वेश्चन कर सकता हूँ। उसके बाद ऐसा रिदम शुरू हुआ
कि मैं लगातार क्वेश्चन करता हूँ। एक मैं सॉल्वेंट और सॉल्वेंसी टेस्ट में बताता हूँ माय डियर। दिस वन इज कॉल्ड द बीकर। आप लोग जानते हैं बीकर है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO। नोटिस करिएगा कि हो सकता मैं पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ H2O, H2SO4, O4। पोटेशियम परमैंगनेट को H2SO4 में एक कोई, इसमें H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं बैटरी का एसिड। इसमें एक एक बूंद टपकाया जाता है। ये इसका कलर हो सकता है रेड हो सकता है या वायलेट हो सकता है, माने बैंगनी कलर भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट की एक एक ड्रॉप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी का एसिड कहलाता है, इसमें डाला जाता है। एक ड्रॉप डाली कुछ नहीं हुआ, 2 ड्रॉप डाली कुछ नहीं हुआ। माने अगर मान लो सपोज दैट इसका रेड कलर है, वायलेट कलर है या ब्लू कलर है, देयर आर द 3 कलर्स में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन रेड वायलेट क्लियर है। एक ड्रॉप डाली कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई भी, अगर जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई वायलेट या किसी रेड को डालेंगे तो एक बूंद डालने से वो हल्का सा लाल में आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसका बिल्कुल सिस्टम है। आप नोटिस कर लीजिए अपने टीचिंग में, अपने कहीं भी जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे जाकर के आप इसको करके प्रैक्टिकल करिए। तो एक ड्रॉप डाली कुछ नहीं हुआ ना, पुट अ सेकंड ड्रॉप 1 2 नथिंग, बिल्कुल क्लियर इसका था। वाइट नहीं कहेंगे, क्लियर कहेंगे, पारदर्शी, वही रहा, पानी जैसा दिखता। तीसरी ड्रॉप डाली कुछ नहीं हुआ, चौथी ड्रॉप डाली कुछ नहीं हुआ, 5वीं ड्रॉप डाली। मतलब मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ स्टडी लेवल में, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा माय डियर स्टूडेंट। मैं डालता चला गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सपोज दैट इसमें सपोज दैट आई एम सेइंग सपोज दैट माना कि 50 मैंने ड्रॉप डाल दी, लेकिन इसका कलर एज इट इज वाइट मीन्स क्लियर ही रहा, पारदर्शी। जो ही मैंने 51 ड्रॉप डाली, 91 ड्रॉप डाली, इसका पूरा कलर चेंज होकर के या तो हो जाएगा रेड या वायलेट हो जाएगा। मतलब 50 बार मैंने प्रयास किया लेकिन मेरा प्रयास असफल रहा, और जो ही मैंने 91 बार प्रयास किया हमारा पूरा कलर KMnO4 का रेड या वायलेट हो गया। इससे क्या प्रभाव आपका? अगर आपको लगता है कि मैंने 4-5 बार प्रयास किया और प्रयास करने के बावजूद भी और उसका उत्तर 0 आ रहा, मेरा मतलब नहीं आ रहा, तो माय डियर स्टूडेंट एक बात सोचने वाली है। एडिशन का नाम सुना होगा आपने, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। उस महान व्यक्तित्व के बारे में मैंने हाई स्कूल में लेसन है और सप्लीमेंट्री में फर्स्ट लेसन है। द इन्वेंटर हूँ केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। माय डियर स्टूडेंट 1200 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तब बल्ब खोज पाया। उस समय जब उसने कहा था कि मैं ऐसा बल्ब खोलूंगा जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा था, तो सभी विज्ञानी इस पर हंसे थे, जबकि और कहा था ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। जबकि मैं आपको बता दूं कि साइंस में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। तो मेरे बच्चे स्टडी के प्लाने में जो कमज़ोर हैं या जिन्हें लगता है कि मैं अभी वीक हूँ और हमारी स्टडी प्लानिंग नहीं आ पा रही, मैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उनके लिए एक सबसे बड़ा सिस्टम, आप उस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन तैयार करें, उसको इतना तैयार करें ताकि अगला क्वेश्चन स्वतः ही आपको समझ में आने लगेगा। जी मेरा वादा है, मेरा 100% वादा है। मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, और इसके पहले मैंने अपनी स्वयं सेल्फ टीचिंग बताई कि मैं कैसे मैथमेटिक्स मुझे भाई, और फिर ललक ऐसी मुझे लगी कि मैं 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक मैथमेटिक्स लगाता था, कंटिन्यूस क्वेश्चन को करता था, मज़ा आता था, आनंद आता था। मैं लेट जाता था, मुझे अच्छी तरह दिमाग में मैथमेटिक्स भरी नहीं एकदम, नोट के बारे हुए ऐसा क्वेश्चन होना। तो माय डियर स्टूडेंट अगर आप इसको चाहते मैनेज करना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है। हमारी आप लोगों की शुभकामनाएं, निश्चित है कि धीरे धीरे आप प्रगति की ओर बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए मासापा देखें और लासापा देखें। महत्तम समावर्तक मैंने बताया था 2 चीज़ होती, संख्याओं में अगर बात करेंगे तो संख्याओं में 2 से में बांटा है। एक हमारी चर है, अच्छा वेरिएबल्स ऑन वेरिएबल्स। चर मीन्स अननोन नंबर, जस्ट लाइक ये एक्स वाई है। सबसे ज्यादा चर फेमस होता वो एक्स होता मेरे बच्चे। संख्याएं क्या होती, 1 से लेकर के अनंत जाने वाली संख्या होती 1 2 3 4 5 6, ये संख्या में। अगर किसी भी स्थिति में मुझे अचर पद को मानना पड़े तो इसके लिए ए बी सी माना जाता है। कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए, हम कहते हैं समीकरण लिखो तो ax स्क्वायर प्लस माइनस मानक रूप कहलाता है। मानक रूप माने द्विघात समीकरण का मानक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो अननोन नंबर है,
माने चर है, लेकिन ए जो है वो क्या हमारा है, अचर राशि है, माने संख्यात्मक। तो जब भी संख्यात्मक को माना जाएगा तो ABC माना जाएगा, और जब भी चर राशि मानी जाएगी वो XYZ मानी जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या देता है, XYZ। तो मैंने क्या बताया, चर और अचर माने संख्याएं, 4, 10, कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम आपको बताएंगे कि दोनों का लासामासा कैसे किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसका लासा पता करूँ, चर का लासा। चर का मासा महत्तम समावर्तक HCl, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्या लासा LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो शब्द क्या लाए थे, नोटिस कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा x² y² या फिर एक ग्रुप की बात करते हैं, इनका मास आप निकालिए, x y की 3 z की 2, s की 3 y की 2 z की 5, s की 10 y की 2 z की 6। माय डियर स्टूडेंट, सबसे बात नोटिस कर लीजिए, हमेशा जीवन भर के। नंबर 1, सबसे घात, जिस इन सब में घात होती है, एक्चुअली यहाँ एक है तो यहाँ एक घात मानेंगे। सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात मासा कहलाती है, मतलब HCl। ये नियम हो गया। सबसे छोटी घात लासा, और दूसरा क्या आएगा, सबसे बड़ी घात लासा कहलाती है। आइए क्या समझते हैं। मैंने क्या बताया, रूल एक बन गया कि अगर आपके चर आ जाएं, और चर माने किसी भी चर में, एक बात नोटिस कर लीजिए, घात किसी में हो, मैं अभी आपको इसी रूल से मैं अचर वाली संख्याओं को भी लासा मासा निकालना बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी गुणनखंड विधि, यह कहलाता गुणनखंड विधि से लासा मासा बताइए। गुणनखंड, एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, अभाज्य। क्योंकि अभाज्य क्यों, जो भी गुणनखंड में जितनी भी संख्या आती है वो सब अभाज्य होती है, ना कि भाज्य। संख्याओं का मैंने वर्गीकरण पहले टॉपिक बता रखा, चर अचर संख्याएं कहलाती हैं 9 नंबर, लेकिन प्राकृतिक सभी संख्या होती है, प्रकृति गिनती करने वाली, उनमें से हम छांटते हैं सम विषम, भाज्य अभाज्य, परमेय अपर्मेय, पूर्ण अपूर्ण, धनात्मक ऋणात्मक। ये संख्याओं का वर्गीकरण है। माने उन संख्याओं में से, सभी संख्याओं में से मैं दायरे में समाप्त हूँ, कई रूप से लेके आ। मैं कहता हूँ अगर जाए मान लो समुद्र यहाँ से बहुत सारी बोल रखी है, तो कौन सी विरोधी रंग की बोली होंगी, कौन सी बोले छोटी बड़ी होंगी, कौन सी बोले पानी में डूब जाएंगी, पानी में नहीं डूबेंगी, कौन सी बोले स्पंजिंग करेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा उछलेंगी, कोई नहीं उछलेंगी, कई वर्गीकरण मारते। तो उसी प्रकार संख्याओं का वर्गीकरण कहलाता। मैं बात में बता भी चूँ, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, वो संख्याएं जो वास्तवता को हम स्पष्ट करते हैं, चाहे वो परमेय संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, जो वास्तवता में स्पष्ट करती है, जो हमें व्यवहारिक रूप में हमारे पास सामने होती है, उन्हें हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। पूरी प्राकृतिक जितनी भी है, एक से लेकर अनंत तक गिनती करने वाली संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, संख्या नंबर। तो अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में मैंने क्या बताया कि चर का मासा और लासा कैसे निकालते हैं। चर में अक्सर घात होती है, तो घात में क्या करेंगे, x की 1 घात रेज़ टू द पावर 1, y रेज़ टू द पावर 3, z रेज़ टू द पावर 2, नेक्स्ट वन x रेज़ टू द पावर 3, y रेज़ टू द पावर 2 एंड z रेज़ टू द पावर 5, नेक्स्ट वन x रेज़ टू द पावर 10, y रेज़ टू द पावर 2 एंड z रेज़ टू द पावर 6। मैंने कहा मास, सबसे पहला मैंने बात की मास, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या कहलाता है, x की 1, s की 3, s की 10। यहाँ पे हर पद के बीच में गुणांक मौजूद है, ये आपको बताएं, हर पद के बीच में गुणांक मौजूद है, गुणा का चिन्ह, गुणा का अंक, गुणांक। कम से कम घात मासा और ज्यादा से ज्यादा घात लासा। मैंने एक बार बता चुका, 1, 3, 10, कम से कम कितनी घात है, 1, 3, 2, 2, बाई कितनी घात है, 2, 2, 5, 6, जेड की है 2। अधिकतम घात कितनी है, x की 10, y की 3,
और जेड की 6। मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, ये नोटेट कर लीजिएगा, जब भी किसी भी चर संख्याओं का आपको मासा और लासापा ज्ञात करना हो तो सबसे अच्छी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना हो। एचसीएफ मीन्स सबसे कम घात और एलसीएम मीन्स सबसे बड़ी घात। ये नोटेट कर लीजिए। किसी भी संख्या का अगर आपको दोनों का जोड़ के आएगा तो उसके लिए अलग सिस्टम बनेगा। समझ में आ रही है आपको कि नहीं? आपने क्या नोटिस किया? सबसे कम घात मासापा कहलाती है और सबसे बड़ी घात लासापा कहलाती है। ये नोटेट कर लें पहले, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अचर संख्याओं का। अचर संख्या जो कहलाती संख्याएं, इनका हम लोग मासा और लासा कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ एलसीएम। आइए इस पे चर्चा करते हैं। सपोज दैट मैं 10 की बात करता हूं, 32 की बात करता हूं। सपोज दैट आई एम सेइंग अबाउट द 10 मीन क्या 100 कर लीजिए और 32 कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, 100 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणन प्रणाली कहलाती है। इसके आधार पर आपकी या तो मौखिक कर लीजिए, मौखिक का भी हम बताएंगे आपको कैसे किया जाता है। छोटे लेकिन मौखिक हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्याओं तक मौखिक हो पाता, 3 संख्याओं या 4 संख्याओं में फिर हमें प्रॉब्लम पड़ने लगती है। 3 संख्याओं में 200-300 तक पहुंच पाता, वो मौखिक हो जाता। सबसे पहले अभाज्य के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास हथियार जो है, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक आपको कोई चीज़ काटनी है तो काटने के लिए हथियार होता है। आपको नंबर 1 होता है चाकू, नाइफ कहते हैं, कुल्हाड़ी, एक्स, फिर इसके बाद ब्लेड होती है काटने के लिए। उसी प्रकार से इनके काटने के, प्रतिच्छेद करने के लिए, विभाजन करने के लिए मेरे पास अभाज्य गुण है। प्राइम नंबर का 2, 3, 5, 7, 11 ये कॉमन होते हैं। इसके बाद फिर 30 प्राइम नंबर, दीज आर द प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो हथियार है जिनसे इन किसी भी संख्याओं को गुणन में गुणनखंड, गुणा में खंड खंड कर देना, गुणा में संख्या को लिख देना, खंडित कर देना। जब गुणन में खंड में हो जाती संख्या तो गुणनखंड से मासा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान है। सबसे पहली संख्या होती 2 का प्रयोग करेंगे। मेरे हाथ में 2 का डंडा है, नोटिस करिए। मैं आपको एक तरीका था, 2 है, क्या 2 से ये संख्या विभाजित होगी? जो नोटिस करिए, कैसे पता चलेगा? जिस संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो मेरे विद्यार्थी ये संख्या ही मैं 2 से विभाजित करूंगा। 2 का भाग 1 में नहीं आएगा, पहले हम दोनों में देंगे। 1 में नहीं आएगा तो 2 अंक 10 कराए, 2 पंचे 10, जब 0 रखता तो 0। अब फिर अगर इकाई का अंक चेक करिए, क्या इसमें 0, 2, 4, 5, 6, 8 है? 0, 2, 4, 6, 8 है। यदि है तो फिर उसमें दोबारा फिर 2 का भाग देंगे। यह प्रणाली तब तक चलेगी, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक के 0, 2, 4, 6, 8 हो। नेक्स्ट वन 2 का भाग दिया, 5 में 2 दूनी 4, बचा कितना 1 का 10, 2 पंचे 10। क्या इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हैं? नहीं है, क्योंकि 5 आया तो 2 का काम समाप्त हो गया। अब हम उठाएंगे अगला कौन सा? 3 का प्रयोग करेंगे। 3 का रूल क्या होता है? जिस संख्या के योग में अंक अलग अलग लिखे होंगे, अंक से बनती है संख्या। यहाँ 2 अंक है, 5 अंक, 2-5 अंक को रख करके बनाई संख्या 25, इसको कहते हैं 25 संख्या हमारी। तो 5 2 में जोड़ा 7 में भाग दीजिए 3 का, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, मतलब 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, मतलब 3 से भाजित नहीं होता। इसका तात्पर्य है तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला होता 3 के बाद कौन सा आता हमारा? 5। जिस संख्या के अंत में या इकाई के अंक पर 0 और 5 होता, 0 तो 2 से भाजित होगा तो 5 मिलेगा आपको, 0 पहले भाजित हो गया तो आपको 5 ही मिलेगा। 5 आता है वो 5 से भाजित होता है। जी हाँ जी, इसके इकाई अंक पर 5 आए, 5 का भाग लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 फिर 5 आया 5। यह प्रक्रिया तब तक हम दोहराते हैं जब तक कि मान हमारा अंत में क्या नहीं आया? 1। नोटेट कर लीजिएगा, प्रत्येक लासा और मासापा का आपका लासापा तो अलग, मासापा का कॉमन जो होता है या फिर मासापा होता है, किसी भी संख्या में अगर कुछ ना हो तो 1 ही होता है। 32 को लेंगे। सबसे पहला हमारा है 2 का प्रयोग करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे। 2 का प्रयोग इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके अंदर 0, 2, 4, 6, 8 है, इसलिए 2 का विभाजन जाएगा। 2 का भाग दिया 3 में, 2 1 3, बचा 1, 12, 2 छक्के 12, फिर देखो 6 आ गया, 2 का भाग आ गया, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 अब हमारा संख्या हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। सबसे पहले जो संख्या लिखी थी वो 100 लिखेंगे। आप देखिए यहाँ 2 कितने वाला सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य गुणनफल में? 2।
अब आज गुणनखंड में सबसे पहली संख्या होती 2। यहाँ 2 कितने बार आया? 2 बार। यहाँ 2 बार कितना है? 1 2 3 4 5। तो नोटिस करिएगा कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि सबसे पहले 2 और 32 दोनों लिख दीजिए। आपको सबसे ज्यादा जगह रख के छोड़नी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 2 2 4 2 8 2 16 2 22। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कई बार आप चेक कर लिया करें। प्रोसीड एंड चाइल्ड रूल को हमेशा फॉलो करें। अब आपको क्या करना? आप 5 लिखना। तो 5 मेरे विद्यार्थी यहाँ पे नहीं लिखा। नॉट डू नॉट राइट हियर, बल्कि यू आर राइटिंग हियर जस्ट 5 एंड मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि आपको कॉमन लेना पड़ता है। इसमें क्या लेना पड़ता है? कॉमन। तो जब भी आपके कोई भी आपके मल्टीपल आए, जितने भी आपके गुणज आए, तो गुणज को इस बात ध्यान रखना कि 2 के नीचे 2 लिखा जाएगा, 3 के नीचे 3। अगर नहीं होंगे तो वो अलग रखे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो अब आप क्या करेंगे? अब बनाएंगे कॉमन। दिस वन इज कॉमन एंड दिस वन इज कॉमन। हमारा HCF क्या होगा? और मासापा होगा। ये यहाँ पे कॉपी कर लिया तो 2 आ गया, यहाँ कॉपी किया 2 आ गया। 2 2 जा 4। LCM क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, LCM बराबर HCF मल्टीप्लाई अदर नंबर, अदर जो रिमेन नंबर, रेस्ट ऑफ नंबर, जो बाकी बची संख्या होती, दीज आर संख्या यूज। तो मीन्स 2 2 जा 4 तो आएगा। बाकी बचा क्या? 2 2 2 5 5। 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो हम लोग क्या कहेंगे? 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 200 800। ये हमारा दोनों हो गया। 4 वह संख्या है। अब नोटिस करिए, मैंने पहले समझाया था। क्या समझाया था? 4 वह सबसे बड़ी संख्या, छोटी सी संख्या 2 है, सबसे बड़ी संख्या है जिसका पूर्णता भाग 100 और 32 में चला जाता है। 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका पूर्णता भाग हमारा कितने 32 और 100 में चला जाएगा। और 800 वह संख्या है जिसमें, यहाँ पे 4 का, जिसका, यहाँ पे आता जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या और जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाए। और यहाँ पे आता सबसे छोटी संख्या। 400 क्या है? सबसे छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का पूर्णता भाग चला जाता है। इसे हम LCM कहते हैं। पहले बताया था वो HCF। इन दोनों में अंतर होता है। ये होता हमारे। अब हम दोनों मिक्स करते हैं। जब तक आप लोग प्लीज कॉपी करें। नेक्स्ट टॉपिक, वृक्ष गुणनखंड। आइए मैं वृक्ष गुणनखंड स्पष्ट करता हूँ। मैं कोई नंबर ले रहा हूँ आपका 420 मैंने लिख दिया। गुणनखंड तो आप जानते हैं, गुणा में खंड खंड कर देना, इसको गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले 420 का मैं कैसे लूंगा? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में आपको पता है प्राइम नंबर का यूज करते हैं। प्राइम नंबर हमारी वो संख्या है जिससे हम किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं। सबसे पहला आएगा 0, क्योंकि 0 में 0 2 4 6 8 में भाग चला जाता है, तो 0 का इस्तेमाल होगा। प्रयोग करेंगे 2 2 दूनी 4, कट गया भाजित हो गया 2 एकम 2, 0 फिर आ गया, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, भाग नहीं बिंदी 2 पंचे 10, फिर 2 का भाग नहीं आएगा क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। हमारा 3 का चेक करेंगे, 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता, 3 दूनी 6, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाती है, 3 तिरका 9, बच्चा कितना 10 में से 9 का बच्चा 1, 1 पे 5 15, 3 5 15, 5 3 8। अब भाग नहीं जाएगा। अगला कितना होगा हमारा 5। क्यों 5 है? क्योंकि संख्या आपको पता है 2, यहाँ पे आप जान लीजिए 5 का पार्ट चल रहा है इस बार। तो आपका भाग क्या है? 5। जिस संख्या के अंत में 5 आता है उस संख्या में 5 का भाग चला जाता है। 0 5 दोनों होता है। चूंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि 0 आप 2 से भाजित होगा तो बचेगा आपको 5 ही, पहले मैं बता चुका हूँ। 5 करेंगे, 5 7 35, 5 के बाद चूंकि 7 क्लियर दिख रहा है, 7 एकम 7। एक बात ध्यान रखें, गलती ना हो, ये बात चेक कर लिया करें। 5 के 15 5 दूनी 30, 30 दूनी 60, 6 7 42। ये नोटिस कर ली, गलती ना हो, मैंने बता चुका। प्रोसीड एंड चेक। माय डियर स्टूडेंट, इसको हम गुणनखंड में जब बात करेंगे तो 420 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 6। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। वृक्ष गुणनखंड का जो तरीका होता है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से लिखा जाता, किस तरह से किया जाता। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 420 लिखें, तो लिखने के बाद इसको बॉक्स में बंद कर दो, ऐसा बॉक्स। वृक्ष की बात, वृक्ष की साथ एक लाइन ऐसी डालनी चाहिए। इसमें इस लाइन को डालते समय आप पेंसिल का जरूर प्रयोग करें प्लीज।
अब आपकी कॉपी में चूंकि लाइन होती है तो लाइन बाय लाइन हम काम करेंगे। तो लाइन बाय लाइन के लिए मैं एक बॉक्स बनाऊंगा इस तरह से, इस तरह से। यहां लाइन को हम हटा देंगे, यहां लिखेंगे नेक्स्ट संख्या 210 और यहां पे दूसरी संख्या आएगी जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका होगा? 210 में 2 का गुणा किया था तो इस तरह से, इस तरह से, इसका इस तरह से आएगा, इसका इस तरह से आएगा, इसका इस तरह से। नोटिस करिए 210 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420। इसे कहते हैं वृक्ष शाखा की तरह। अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेप में फिर अनुमान से मैं बनाऊंगा। जी आप कहाँ बनाएंगे? आपके लाइन होगी, प्रत्येक लाइन इस तरह से लाइन बनी है, उसी लाइन में बनाएंगे, बीच में एक लाइन छोड़ देंगे, एक कॉलम छोड़ेंगे, दूसरे कॉलम में बनाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगला स्टेप आया 105। 105 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 10 हो गया था। तो इसके बाद बॉक्स बिल्कुल बराबर आएंगे, यहां इस तरह से हम उपयोग कर लेंगे। नेक्स्ट होगा, आप थोड़ा सा तिरछा करते चले जाइए बॉक्स को, या फिर इसकी सेंटर लेके चलिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से लेके चलेंगे। 110 के बाद आएगा 35। 35 में किसका मल्टीप्लाई हुआ था? 3 का। एक बात ध्यान रखें, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420 और 35 दिया 105। इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस मान के बराबर होगा, इसकी गलती ना हो पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा 7। लास्ट हमारा 7 होता है। छोटा बॉक्स भी हम बना सकते हैं, इस बॉक्स में एंड हो जाएगा 7 और किसका मल्टीप्लाई होगा? 35 5 का। ये सिंगल हमारी संख्या बचती है। अगर आप चाहें तो इन्हें बैलेंसिंग करना तो लाइन को करके एक बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बैलेंस नहीं आएगी, इसकी आएगी इस तरह से बैलेंसिंग। जब भी आप बात करेंगे इस तरह से तिरछा बैलेंसिंग आएगी। हमेशा पंचगुणनखंड की जो बैलेंसिंग होती है वो तिरछा होती है। आपको लाइन पहले डेवलप करनी है, अगर आप लाइन डेवलप नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? आपकी गलती हो जाएगी। ये नोटिस करिए, लाइन को पहले डेवलप करना पड़ेगा। लाइन डेवलप कीजिए, इसे कहते हैं वृक्ष गुणनखंड। जो सिस्टम कहलाता है, तरीका कहलाता है, इसे हम वृक्ष गुणनखंड के रूप में कहते हैं। हमने गुणनखंड था, इस गुणनखंड को वृक्ष के रूप में चेक करने के लिए 7 पन्ना 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। ये गलती ना हो जाए और लास्ट में सिंगल संख्या आपकी दोनों बचेंगी। यह वृक्ष गुणनखंड का हमारा एक हिस्सा होता है, एक सिस्टम होता है। इसको आप नोटिस कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइए। सबसे पहले आपको गुणनखंड प्रक्रिया जो बचपन में पढ़ने के आया, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ी होगी। इस स्टैंडर्ड पढ़ के आए, उसको हम लोग लागू करते हैं। लागू करने के बाद उस संख्या का भाग का मैंने नियम बता दिया। 2 के भाग का नियम होता है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 हो, उसमें 2 का भाग जाता है। जिस संख्या के योग में 3 का भाग चला जाए वो 3 से विभाजित होती है, और जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 5 आती है, 0 चूंकि पहले कर चुका है लेकिन यहाँ पे प्रयोग करेंगे, 0 5 आती है वो 5 से विभाजित होती है। 7 से विभाजित का नियम क्या है? अभी मैं मौका पड़ेगा तो मैं कहीं पर टाइम निकाल के बता दूंगा। आप इकाई के अंक का दुगना कर दें, इकाई के अंक को हटा करके, जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी डाउटनेस जो है वो क्लियर हो। मैं कहूँगा 6342 में क्या 7 से विभाजित होगा? माय डियर स्टूडेंट, 2 का दोगुना करिए, कितना होगा? 4 और 4 को घटा दीजिए 0 3 6। 0 का दोगुना होगा, 0 का 2 करेंगे तो 0 ही कहलाता है 3 6। अब इसमें भाग का जा रहा है 7 8 56 सतनाम 63। जी हाँ जी, ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, सतनाम 63। एम आई राइट? अब चेक करें, सतनाम 63 4 होता है, भागनाष्टम बिंदी, अंक होता है 42। देखिए पूरी संख्या हुआ है, नोटिस करिए। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल फास्ट में लेके चलता हूं ताकि आप लोगों को टाइम का वेस्ट नहीं हो। अगर मैं बात करता हूं 3 4 5 6 1, इसका मैं करता हूं क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? आइए चेक करते हैं। 1 का डबल होगा, कितना? दुगना 2 होगा। 3 4 5 यहाँ घट जाएगा तो कितना? 4 का जस्ट ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इसको रिड्यूस कर दीजिएगा तो 5 और 2 7, एक हाथ से लाएगी 3 3। अगर जब जोड़ने का नियम क्या होता है, गलती ना हो तो इसमें एक रूल होता है, आपको बात ध्यान रखें, जिसका दोगुना किया था तो दोगुने करने के बाद 8 में जोड़ने के बाद संख्या हमारी वहाँ पे आ जानी थी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है करें, आप करेंगे 7 दूनी 14, 15 नहीं 5 नहीं 3 4, 7 का दोगुना होगा 7 दूनी 14, यहाँ पे होगा 14, छोड़ते जाइए। अब इसमें से हटा दिए, 3 का 13, 13 में से 4 गया तो यहाँ बचा कितना रहे? ऐसे करते हैं 6 बचा, 6 और 7 8 9, आता है 1 2 हो गया, 1 19। इस 19 में आने पर आप देख रहे हैं
कि किसी भी स्थिति में भाग नहीं जाता। 19 में भाग हमारा 7 का नहीं जाता, तो आप कैसे भी कर लें आपकी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। आइए देखते हैं 7 का चेक करते हैं, भाग जाएगा। 7 चौके 28, कितना बचा? 4 2 6 65, 9 7 63, कितना बचा? 2 अंक उतारा हमने 6 का, 7 3 21 बचा 51, 7 7 49। देखिए 2 शेष बचा। आपने देखा कि भाग नहीं गया, तो मैंने वो बता दिया 7 का नियम। 7 के नियम में इकाई का अंक का दोगुना करके घटाते जाइए, घटाने के बाद जो संख्या है तो उसमें 7 के बगैर अंक होगा। तो आपको वृक्ष गुणनखंड समझ में आया होगा 420 का वृक्ष गुणनखंड कैसे करते हैं। इसको टॉपिक को तुरंत आप कॉपी कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक में अभी इस्तेमाल होगा और पेपर में आती भी है। देखिए अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में नोटिस करना है, इसकी क्या सिस्टम रहता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। आपको ज्ञात है जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है, जिस संख्या में स्वयं वह संख्या और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाती वो भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या में 1 और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती तो वह भाज्य कहलाती है। जिसका रूल है, लेकिन इसको अगर दूसरे ढंग से समझा जाए तो दूसरे ढंग से क्या सोचते हैं, जब किसी भी संख्या, कोई संख्या हमारी ए है, इसका गुणनखंड कोई भी 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड n आ जाए, एक ही जगह सपोज दैट भी आएगा। जब भी कोई संख्या, सपोज दैट मैं बात करता हूं 6, तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3, मीन्स 1 नहीं हो सकता और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त, ये तो रहेगा 6 एकम 6 रहेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या का गुणनखंड आ जाए, यहाँ विभाजन की भाग, देखिए भाग देने वाला शब्द ही उसका गुणनखंड होता है, मैं पहले बात कर चुका हूं। अगर 6 में 2 का भाग जाता है तो जब भी आप 6 का गुणनखंड करेंगे तो वहां पे 2 होगा। 10 में अगर आपका 5 का भाग जा रहा, 5 दूनी 10, 2 का भाग या 2 पंचे 10, तो जब 10 का गुणनखंड करेंगे तो दोनों संख्या ही आपकी प्राप्त होंगी, ये बात स्पष्ट है। मीन्स जब भी हम किसी भी संख्या के कोई भी अन्य गुणनखंड, नोटेट कर लीजिए, जब भी किसी भी संख्या का एक भी गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या छोड़कर कोई भी एक अन्य गुणनखंड आ जाए तो वह संख्या भाज्य कहलाती हो, ना आए तो अभाज्य कहलाती है। जस्ट मैं बात करूं 3 2 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, मैं अगर इस नंबर की बात करता हूं आपसे कि यह भाज्य अभाज्य सिद्ध कीजिए, कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट। इनमें सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इन दोनों पद, यहाँ पे 2 पद है, पद का कैसे पता करता मैं पहले बता चुका हूं। जब भी कोई संख्या गुणा या भाग में होती वह एक पदी होती, जब भी कोई भी संख्या गुणा और भाग में होती तब वह एक पदी होती। यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये पूरा एक पद है। यहाँ जैसे ही संख्या के 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य धन और ऋण, प्लस और माइनस का साइन आता है, वह संख्या का अगला पद हो जाता है। यहाँ पे आपके 2 पद कैसे, क्योंकि साइन 1 आया है, दोनों साइड संख्या लिखी है, तो यह 2 पदी संख्या कहलाई। तो जब 2 पदी संख्या में कोई भी संख्या कॉमन है, कॉमन माने कहलाता उभयनिष्ठ, अगर तो ऐसी स्थिति में वो संख्या बाहर निकल आएगी। 5 को निकाल देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 7, और हल करेंगे 5 6 77, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं उपरोक्त संख्या में आप नोटिस कर रहे हैं, उपरोक्त संख्या में 5 मल्टीपल, कोई ऐसी संख्या हमने पूरी संख्या जोड़ी नहीं, गुणा नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन करते तो फाइनली अंक आता। लेकिन मैं बता रहा हूं जो ऊपर उपरोक्त संख्या लिखी थी, संख्याओं का जो कलेक्शन था, उस संख्याओं को जो हल करने पर मैंने पाया कि आपके संख्या में दोनों मल्टीपल आ गए, दोनों गुणज आ गए, दोनों गुणा में लिखी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन गुणा का मान 1 और वह संख्या नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई संख्या है, तो ऐसी स्थिति में यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। और जब भी आपका मल्टीपल नहीं निकलता, जैसे मैं बात करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 7, अब आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन नहीं निकल रहा। पहला तो रूल ये हो गया कि अगर किसी भी संख्या 2 या 2 से अधिक पद में लिखी गई संख्याओं में से कोई भी कॉमन निकलता, उभयनिष्ठ निकलता, उसको बाहर निकाल दो, वो मल्टीपल कहलाएगा। जब वो संख्या 1 बन जाएगी तो वो कहलाएगी भाज्य संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आपको मल्टीपल नहीं निकालना, नोटेट करिए, 3 दूनी 6, 7 पन्ना 35, 35 6 को जोड़ेंगे कितना कहलाएगा,
41। नोटिस कर लीजिए 41। अब 41 जब संख्या बन जाती है तो आपको क्या करना है, इस 41 को चेक करना क्या है कि इस 41 का कोई मल्टीप्लर तो नहीं है, मल्टीपल तो नहीं है, कोई आपका गुणज तो नहीं। अगर है तो फिर आपकी संख्या भाज्य होगी। एक और स्वयं वह संख्या को छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या का भाग चला जाए या जिसका भाग जाता वही मल्टीपल कहलाता, वही आपका गुणज कहलाता। अन्य कोई गुणज हो तो वह संख्या हमारी क्या हो जाती है, भाज्य। ओके, और ना हो तो अभाज्य कहलाता। अगर गुणनखंड हो तो भाज्य, ना हो तो अभाज्य। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये नोटेट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। मैं चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक है प्रश्नावली में बीच में आने वाले हैं उनको पहले स्पष्ट करा दें, इसलिए मैं हर पॉइंट को ले रहा हूं इस बार। प्राकृत संख्या 0 या 5 पर समाप्त होने का प्रतिबंध। कोई भी संख्या 0 या 5 पर समाप्त होगी कैसे पता चलेगा, जबकि गुणनखंड में रखी है। जैसे सपोज मैं कहूँ 32, क्या 32 0 पर समाप्त होगी, या हम कहते हैं 32 की घाते n। 32 का अगर n बार गुणा करें तो क्या यह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। हम बात करें 10 तो हो जाएगी निश्चित। हम बात करें 49 का अगर n बार मल्टीपल करें तो क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। इस चीज का हमें प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कैसे होती आएगी। मैं कॉमन 10 है, नोट करिए 2 × 5 30, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 5 7, 2। ये हमने कहा था कि कैसे मौखिक करते, 2 का भाग देंगे 30 बचा। नोट करिए 30 में किसका भाग है, 2 का जा रहा है, जी गया 15, 3 5 15, 100, 2 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। कैसे ज्ञात करते हैं आइए मैं आपको बताऊँ। आज कल हम कराई हुई टॉपिक पे सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। 2 का 0 में भाग जा रहा, 2 का भाग दें, 2 को गुणज में रख देंगे। 2 का भाग दिया तो 50 बचा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जा रहा, हाँ जा रहा। 2 का भाग देंगे तो फिर कितना बचा 25। 3 का जा रहा, नहीं जा रहा, अब जाएगा 5 का। 5 का देंगे 25 में, 5 25, 5 बचा, लास्ट में 5 आया, 5 25 में 50। आप नोटेट करिएगा प्रत्येक शून्य वाली संख्या में एक कम से कम 2 आया हो, एक कम से कम 5 आया। आप कोई भी संख्या लिखिए, आइए लिखिए, इसका गुणनखंड करके देख लीजिए। गुणनखंड करके देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि इस संख्या में 1 2 आएगा और 1 5 आएगा। बीच में संख्या और भी आएंगी, लेकिन एक कॉमन चीज क्या होगी कि प्रत्येक 0 वाली संख्या में 0 और 2 शून्य वाली संख्या में 2 और 5 निश्चित आएगा। एक रूल बन के तैयार हो गया, जिस संख्या के प्रकृत माने प्राकृतिक संख्या के गुणज में 1 2 तथा 1 1, इसको अपन 1 1 कह लें, दोनों चीज 1 1 2 तथा 5 का गुणज आए वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। नोटेट कर लीजिएगा दिमाग में और कॉपी पे। किसी भी संख्या के 0 पर और 5 पर समाप्त होने पर प्रतिबंध क्या है, पहले मैं 0 पर बताना चाहता हूं। जिस संख्या के गुणज में, क्योंकि इसका टॉपिक से संबंध है, आपके जितने भी टॉपिक है उसमें जिस उससे संबंध है, जिस संख्या के गुणज में, किसी भी संख्या का है, मैं क्या दूं, कोई भी संख्या मैंने रख दी 72 के ऊपर हमने n कर दिया, क्या संख्या 5 पर समाप्त होगी। आप इसका गुणनखंड 32 से 32 का गुणनखंड करेंगे, इसका करेंगे 2 36 दूनी 72, एम आई राइट, 2 18 2 9 3 93, 3 93 दूनी 18 36 दूनी 72। इस संख्या के n में करके देखेंगे, इस संख्या के गुणनखंड में 2 का गुणज तो है लेकिन 5 का गुणज नहीं है। ऐसे स्थिति में यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने का प्रतिबंध क्या है कि जिस संख्या के गुणज में 2 तो हो, 2 और 5 गुण, कम से कम एक बार, कम से कम एक 2 और 5 का गुणज हो, वह संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती है।
ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में जिनका गुणज कम से कम 1, 2 और 1, 5, कम से कम 1, 1, 1, 2 और 5 हो, वह संख्या हमारी शून्य पर समाप्त होती। इसके अलावा हम दूसरी संख्या के बारे में बात करते हैं कि 5 पर समाप्ति का क्या प्रतिबंध है। 25 को देखें, 5 25, 15 को देखें, 3 5 15, 35 को देखें, 5 7 35, 125 को देखें, 5 5 5। आप देख रहे हैं कम से कम एक संख्या 5 होगी। आप नोटेट करिएगा, जब भी आप संख्याओं की बात करेंगे तो संख्याओं की बात करने में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जिस संख्या में 1 5 तो हो परंतु कोई 2 ना, ये नोटिस करिए। 5 तो हो, वह संख्या जिसमें गुणज 1 5 तो हो परंतु 2 ना हो, क्योंकि 5 के साथ 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, शून्य आ जाएगा। हमेशा जाना, यहाँ नोटिस करिएगा, यहाँ सब में 2 मिलेगा, 5 तो मिलेगा ही। शून्य का प्रतिबंध क्या है, 5 तो मिलेगा ही, लेकिन 5 के साथ संख्या में अगर 2 का गुणा होगा तो वो संख्या बन जाएगी 10, 10 माने शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन अगर किसी भी संख्या में गुणज 5 है लेकिन 5 के अलावा 2 ना हो, 5 तो हो लेकिन 2 ना हो, तो वह संख्या 5 पर समाप्त होगी, कोई भी रखी। जैसे मैं आपको बात करता हूँ 3 गुणे 7 गुणे 5, आप इसका गुणा कर लीजिए, 5 पे समाप्त होगी। गुणा आप किसी भी संख्या का गुणा कर लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए, कितना बड़ा गुणनखंड लिख दीजिए, गुणनखंड करने के बाद उसमें किसी भी 2 अंक 2 संख्या का मतलब अभाज्य, मैंने बताया गुणनखंड जब भी होता वो प्राइम नंबर मीन्स होता अभाज्य गुणनखंड होता है। तो यहाँ संख्या जो भी इस्तेमाल होती है, यदि प्रयोग की जाती है वो अभाज्य ही होती है। लेकिन इसमें आप किसी भी स्थिति में कहीं भी मान लो 5 तो होना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, तो ये संख्या आपकी हमेशा 5 पर समाप्त होगी। लेकिन जिस संख्या में 5 होगा, अभी आप कॉपी करिए, फिर मैं 1 2 प्रैक्टिकल करा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो मैंने बताया था, मैं एक प्रैक्टिकल करके देखूंगा। 2 3 5 7 11, मैं इसका मल्टीपल करके देखता हूँ कितना आएगा। आइए मैं इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 2 3 5 7 और 11, संख्या में 5 है, 1 2 3 4 5, दीज आर 2 3 10, 2310, क्योंकि इसमें एक बार 2 आया है, एक बार 5 आया। तो जब भी किसी भी संख्या में एक बार 2 और एक बार 5 आता तो संख्या शून्य पर समाप्त। आइए कोई और प्रैक्टिकल लेते हैं। कोई 3 5 13 17 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 17, आप करके देखेंगे 3 3 1। देखिए संख्या को शून्य पर समाप्ति मैं नोटिस कर चुका था, मैं बता चुका था। क्या बता चुका था कि जिस संख्या में 1 5 आए, 5 1 तो आए लेकिन आपका 2 ना आए, वो संख्या 5 पर समाप्त होती है। और जिस संख्या में 5 और 2 दोनों का ही गुणज आए, गुणज या गुणनखंड में आए, उसका एक गुणनखंड में एक गुणज हो, गुणा में लिखी गई संख्या गुणज। तो अगर गुणज हो 2 और 5 हो तो ऐसी स्थिति में संख्या शून्य पर समाप्त होगी। और जिसमें 5 तो हो लेकिन 2 ना हो तो वह संख्या 5 पे। लेकिन अगर नोटिस करिए 2 भी ना हो और 5 पे ना हो तो क्या होगा, आइए स्पष्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17, इसका आ गया 6 6। तात्पर्य क्या है कि अगर किसी संख्या में 2 और 5 गुणज ना हो तो ऐसे स्थिति में वह संख्या 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर नहीं 6 7 8 9 पर समाप्त होगी। ये फिर समझ लीजिए, किसी संख्या में अगर स्पष्ट किया जाए कि वह संख्या में 2 और 5 का गुणज हो तो वह संख्या 5 0 पे समाप्त होती है। इस संख्या में 5 का गुणज तो हो लेकिन 2 का गुणज ना हो, वह संख्या 5 पर समाप्त होती है। अगर ये दोनों संख्या ही गुणज में ना हो तो वह संख्या 1 2 3 4 6 7 8 9 में से किसी अंक पर समाप्त हो सकती है। इस बात का नोटिस करिए, ध्यान रखिए, रिमाइंड रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, निम्नलिखित गुणनखंड में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसे ब्रश गुणनखंड कहते हैं, जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूं।
आप एक बात ध्यान रखिए, नीचे से शुरू किया जाता है। यहाँ लुप्त संख्या है, ये लुप्त संख्याएं हैं, नीचे से सबसे पहले आएंगे सबसे एंड में। यहाँ क्या लगा 3 और 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 3 2 = 6, 6 और 5 का मल्टीप्लाई होने के बाद मान वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है, सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। आप इसको नोटिस कर लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट है। मैं कलर चेंज किए दे रहा हूँ। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये 30 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, 3 5 15, 150, 150। नोटिस कर लीजिए फिर 3 दूनी 6, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो सके। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 5 150। ये होती विलुप्त संख्याओं को ज्ञात करना। आपका वज्र गुणनखंड दिया होगा, वृक्ष गुणनखंड, वृक्ष के मापिक होगा, एक लाइन सीधी चली जाएगी, एक में हमारा कट होते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता है, लेकिन संख्या इस पॉइंट पर एक हो जाती है। दोनों संख्या यहाँ पे एक हो जाती है। इसका तात्पर्य इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो मान इसके बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर। सेम पैटर्न इसको हमारा, इसको हॉरिजॉन्टल शो किया गया, इसको क्या गया वर्टिकल। तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। 7 या 21 21, 21 2 42। ये दो वैल्यू इसकी अननोन वैल्यू होती है। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन को आप कॉपी करिएगा। यहाँ पे अदर कलर, या तो नीले का यूज़ किया आपने पेन का, तो यहाँ ब्लैक पेन से आप मान भर दीजिए, ब्लैक का यूज़ किया तो ब्लू पेन से कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखें। इसे कहते हैं हम लोग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कहलाते हैं हमारे नीचे से। जब भी आप इनको वृक्ष गुणनखंड में खाली स्थान को फिल करने का आप काम करेंगे तो ऐसे स्थिति में आप नीचे से काम करेंगे ऊपर तक। इस बात का विशेष ध्यान दें। थैंक यू। ओके, इसको आपने टॉपिक पकड़ कर लीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,570 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। इसके लिए वही तकनीकी लगानी पड़ेगी। 570 मैंने बता रहा कि लॉन्ग लाइन हम लोग डाल देते हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, अभाज्य जिसे कहते हैं प्राइम नंबर का प्रयोग करेंगे। सबसे छोटी संख्या होती 2 3 5 7 11, इस तरह संख्याओं का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जब तक 2 का भाग जाएगा हम 2 का ही प्रयोग करके भाजन करेंगे। 2 का 2 में देंगे, 2 एकम 2, 0 भागना जाएगा, भागना अष्टम बिंदी। 2 दूनी 4, बचा 1, 17, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 पंचे 10। चेक करने के लिए 5 दूनी 10 का शून्य, हंसना है 1, 8 दूनी 16, 7 हंसना 1, 2 दूनी 4 1 5, 0 2 1 9। इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू हमारी सेम आ जाती। चेक कर लिया संख्या में। अब 0 2 4 6 8 समाप्त हो गया, 5 आ गया। नोटिस है 5 संख्या के लिए 5 में भाग नहीं देंगे, पहले 3 चेक करें। चेक करने के 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16। नोटिस कर लिए 8 5 13, 14 15 1 16, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। मीन्स 3 के पहाड़े में 16 नहीं, तो 3 का भाग नहीं है। अब सीधा आएगा 5 का भाग देंगे, 5 का 10 में दिया, 1 में जाएगा तो 2 अंक लेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 आ गए। यहाँ पे 10 जब आ गया, अब क्या भाग 2 में जा रहा? नहीं, अंक बता रहा भाग अष्टम बिंदी। 28 5 25, 3 बचा, 28 में 25 गया, 3 बचा, 3 पे 5 5 5 7 35। 5 का भाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अगला होता 7, 7 का भाग जाएगा, इसके लिए हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा था 7 का दोगुना करते, 7 दूनी 14, हटाएंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ से नहीं आई, 0 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 0 मान 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, हंस रहा है 1 का दोगुना करेंगे, 1 का दोगुना 2 होता है, और 19 में से 2 गया, कितना बचा 17। लेकिन क्या 17 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अगला हमारा होगा 11 जी। हम रफ पे चेक करेंगे, इस बात का नोटिस किया जाए, इस बात का विशेष नोटिस किया जाए कि जब भी हम चेक करते हैं तो चेक करने के लिए हम जिस संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो संख्या जो हमारी होती हैं उन्हें हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? रफ पर जरूर करते हैं। रफ पर हम लोग संख्याओं का प्रयोग जरूर किया करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो नेक्स्ट संख्या हमारी आई, सबसे पहले मैंने 2 का यूज़ किया, 5 का यूज़ किया। अब हम 11 का करेंगे, तो 11 में क्या होगा? 1 अंक छोड़ करके, 1 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, 7 8 9, 9 में से 5 गया, 11 भी। अब जब हमारा मुख्यतः 11 तक प्रयोग नहीं होगा तब हम फिर इसके बाद अलग से 13 का भाग दे करके हम चेक करेंगे कि क्या यह संख्या भाजित होती है या नहीं। इस बात का विशेष ध्यान दें।
इस बात को नोटेट करें आप प्लीज विशेष रूप से। जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि सबसे पहले अब लास्ट आता है 11 का चेक करेंगे। इसमें आपको कैसे करना है, एक अंक छोड़ा एक पर मार कर दें, एक अंक छोड़ा एक पर मार कर दें, एक पर छोड़ दें। सम और विषम, अगर संख्याओं को मैं मानता हूं 1 2 3 4, सम पद होंगे दोनों, ये विषम पद है और ये दोनों सॉरी ये विषम पद है, ये वाली सम पद है। आपको नोटिस करिए तो 0 में 7 जुड़ेंगे 7 कहलाएगा, 5 में 2 जुड़ेंगे 7, 7 में से 7 गया 0 बचा। मीन्स जिस संख्या के सम और विषम पदों का योग करके घटाने पर अगर उसका मान 0 या 11 का पहाड़ आता है उसमें 11 का भाग चला जाएगा, तो हमारे इसमें 11 का भाग चला जाएगा। आइए चेक करके देखते हैं 11 का भाग देने का तरीका क्या होगा। जब हमारा प्रमाणित हो जाए तब हम यहाँ पे वो संख्या लिखते हैं जब हमारी कोई भी संख्या प्रमाणित हो जाए। 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 22, 11 बचा। यहाँ पे 22 20 में से 11 गया, कितना बचा 9, 9 पे 5 57 95, 95 95 में 8 बार भाग जाएगा 88, 88 का बचा 5 2 7 77, 11 7। अगला फिर नियम रहेगा, इसको मौके भी 11 का भाग देंगे 7, ठीक है 11 का भाग जा रहा 11 एकम 11 बचा 7 77 11 7 77। अब आप होता है इसमें 17 का भाग चला जाएगा, भाजित हो जाएगा, मान बचेगा। हमने इसको नोटिस कैसे करते हैं, जो अंक था 20,570 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 70। इसको अगर और चाहें घात में चाहें तो घात में भी लिख सकते हैं। 11 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 बार घात और 70। तो ये बात जान लीजिए, ये गुणनखंड मेथड कहलाता है। जिस संख्या में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 7 का जाता है, पहले प्रमाणित करते भाग जाएगा तब फिर हम भाग के लिए प्रयोग करेंगे। अगर नहीं जाता भाग तो किसी भी स्थिति में भाग में मत कूदिए, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें, नोटिस कर लें, आइडिया आपको आ जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको नोटिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं या भाज्य संख्या। देखिए, टू फाइंड द कंपोजिट नंबर और द प्राइम नंबर। मैंने बताया था एक रूल, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब भी किसी भी संख्या का एक भी गुणज हो तो वो भाज्य संख्या हो जाती है, और अगर कोई भी गुणज ना हो तो फिर वो अभाज्य संख्या होती है। आइए टॉपिक इसी को लेकर चलते हैं। आप देखिए क्या है, यहाँ पे पद जी पूरा एक है, यहाँ जी दूसरा पद है। इन दोनों पद में क्या कोई कॉमन है? जी हाँ जी है, 11 कॉमन है। एम आई राइट? 11 को निकाल लेंगे बाहर, कोष्टक कर देंगे। 5 7 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 1। आगे फिर हल करेंगे, 11 7 पन्ना 35 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आपको ज्ञात है, लेकिन मैं आपके लिए फास्ट करने के लिए मैं उसको कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये आपके लिए इजाज़त नहीं है। ये आपको ज्ञात होगा कि किसी भी तरह से बोर्ड पेपर में आपकी प्रैक्टिस के लिए कभी नहीं। मैं टॉपिक ज़्यादा ना, टाइम को ज़्यादा ना लेकर के, स्पेंड ना करके मैं तुरंत वहाँ पर फास्ट काम करके चलता हूँ। अभी फिर आगे चल रहा हूँ। 11 अब यहाँ पे एडिंग हो जाएगी, ये पूरा पद एक कहलाएगा। 4 5 6। आप देखें 456 का एक मल्टीपल है, वो है 11। संख्या तो वो पूरी बहुत ज़्यादा होगी। इस संख्या के बारे में बात की जाए तो ये संख्या टोटल बन के तैयार होगी, ये संख्या हम कहेंगे। लेकिन चूंकि आपको यहाँ नहीं निकालना है, ये आंसर नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है ये संख्या है 5016, इसका मल्टीपल 2 है, 456 और 11। नोटेट करिएगा। तो ऐसे स्थिति में जब भी किसी भी संख्या, इसका कोई लेना देना नहीं, आंसर आपका यहीं पे आ गया। अतः यहाँ पे लिख दें, अतः संख्या जो इतनी संख्या कैसी भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है? क्योंकि जब भी किसी भी संख्या का कोई भी एक भी गुणज हो, उस संख्या का कोई भी एक गुणज हो, वह संख्या भाज्य होती है। अगर किसी भी संख्या का कोई भी गुणज नहीं है तो वह संख्या अभाज्य होती है। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाई 2 46। ओके, ये पूरा एक पद है, ये आपका दूसरा पद है। यहाँ पे कॉमन निकल रहा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया ताकि मैं कॉमन निकाल सकूँ। यहाँ पे 23 कॉमन निकल आया, 5 15 2 30,
मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 1। नोटिस कीजिएगा यहाँ कॉमन देखो 23 था, 23 को मैंने बाहर निकाल लिया। जब किसी भी संख्या से पूर्ण संख्या बाहर निकल आती तो वहाँ पे बचता बेटा एक बच्चा। यहाँ पे 3 5 33 तो 5 3 15 2 30। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप आएगा 23, यहाँ गुणा कर सकते हैं 0, 3 3 का 9, 3 2 6 प्लस 1। यहाँ पे फिर आ जाएगा 23 मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे साइन होता है 691। एक बार नोटिस कर लीजिए यहाँ कोई संख्या x है, सपोज दैट संख्या x है, y है, a है या b है, c है, कोई भी संख्या हो सकती है। जबकि किसी भी संख्या के लिए x y है, मैंने पहले बता चुका हूँ a b c माना जाता है। तो यह संख्या a है, सपोज दैट इसके दो मल्टीपलर है 23 मल्टीप्लाई बाय 691, मतलब तो दो मल्टीपल है। तो जब भी किसी भी संख्या के कोई भी एक भी गुणज हो, एक और स्वयं वो संख्या के अंतर्गत कोई भी एक गुणज हो तो वो संख्या कैसी होती? भाज्य। अतः यहाँ पे दोनों संख्या कैसी हमारी? भाज्य, ना कि भाज्य। एम आई राइट? अगर किसी भी संख्या का कोई भी एक मल्टीपल, अगर ऐसी कंडीशन आती, मैंने पहले बता चुका हूँ, सपोज दैट चूंकि आवाज संख्या होती 2 3 5 प्लस 11, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती जिसमें हमारा कोई भी कॉमन ना निकल सके तब क्या करेंगे? 5 3 15 2 30, 30 प्लस 11 बराबर 41। औसत संख्या आपकी आएगी, ये आवाज संख्या आएगी। लेकिन नोटिस कर लीजिएगा वो जो संख्या सिंगल हमें प्राप्त होती है, इस संख्या को एक बार टैली कर लीजिएगा। ये संख्या किसी से विभाजित तो नहीं हो रही, इसका कोई गुणनखंड तो नहीं है, कभी बार ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा नोटिस करिएगा हमारी आभास संख्या होगी, नहीं तो ये सब हमारी कोई भी एक मल्टीपल होगा तो क्या होगी? भाज्य संख्या। ओके, हम लोगों ने आज बहुत सारी टॉपिक चर्चा की। कल मुझे लगता है समानता के ये पूरा जो प्रश्नावली है ये सॉल्व हो जाएगी और शायद 1 या 2 चैप्टर के बाद हमारा ये टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, प्रोसीड एंड चेक रूल को हमेशा फॉलो करें। जो चीज़ आपको पढ़ाई गई उसको 3 7 8 10 डिवीजन उसको रिपीट जरूर करें। दूसरा मैंने बताया था किसी भी सवाल से मैथमेटिक्स से डर के भागो मत। रूलिंग वही है कि आप उसको जम करके डट करके मुकाबला करें। मुकाबला करने के लिए जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता है उसको कई बार रिपीट करें, कई बार रिपीट करें। जब आप रिपीट करेंगे अगला क्वेश्चन आपको लगने लगेगा कि ये बहुत आसान है, और जिस समय आपको आसान लगेगा हम किसी भी सवाल को कर सकते, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते। बड़े आराम से इन क्वेश्चंस के टॉपिक की चर्चा कीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन का आंसर लिखना मत भूलें। जब भी जो क्वेश्चन पूछा जाए तो व्याख्या कीजिए कि आभास संख्या है या भाज्य संख्या, तो लिखिए उपरोक्त संख्या भाज्य संख्या है या उपरोक्त संख्या भाज्य संख्या है, उसको लिखना मत भूलें। हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, क्योंकि आपको अपने फादर मदर को एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी। आपके माँ बाप ने आपको क्या दिया उससे बेहतर आपके अपने बच्चों को देना, ये रूल कहलाता है। तो ये बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को कैपेबल इतना अच्छा बनाएं, इतना अच्छा कैपेबल बनाएं कि जब भविष्य आपका शुरू हो तो आप इस टीचिंग के उपयोग करके किसी भी समस्या का सुलझा सकें, आगे बढ़ सकें और बहुत अच्छा प्राप्त करें। यही हमारी आपसे अपेक्षा है। इसी के साथ हैव ए नाइस गुड डे और आपका दिन मंगलमय हो, स्टडी के साथ गुजरे, ये सब हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़।